इस वीडियो में हम महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सातत्य को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यह एक विशेष प्रकार का फलन है, तो आइए सबसे पहले हम इस फलन के आलेख को बना लेते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है y बराबर fx बराबर x, जिसको हम इस बड़े कोष्टक अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये है महत्तम पूर्णांक फलन। और ये काम कैसे करता है? ये फलन हमें वो महत्तम पूर्णांक देता है जो कि इस मान के बराबर है या फिर इससे छोटा है। अर्थात यदि हम इसके अंदर कोई पूर्णांक लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम इसके अंदर 10 लेते हैं, तो हमें यही मान आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात हमें आउटपुट में 10 प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर कोई ऐसा मान लेते हैं जो कि पूर्णांक नहीं है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम 9.9 लेते हैं, तो हमें यहाँ पर आउटपुट में वह पूर्णांक प्राप्त होगा जो 9.9 से ठीक छोटा है, अर्थात 9। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 15.1 लेते हैं तो हमें आउटपुट में 15 मिलेगा, और यदि हम यहाँ पर 14.9 लेते हैं तो हमें आउटपुट में 14 मिलेगा। तो आइए हम इसी परिभाषा का उपयोग करके इसका आलेख बनाने का प्रयास करते हैं। और यदि आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। तो आइए इसको हम मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों से शुरुआत करते हैं। तो सभी पूर्णांकों के लिए हमें आउटपुट में वही पूर्णांक प्राप्त होता है, अर्थात 0 के लिए हमें 0 प्राप्त होगा, 1 के लिए हमें 1 प्राप्त होगा, 2 के लिए हमें 2 प्राप्त होगा, 3 के लिए हमें 3 प्राप्त होगा, 4 के लिए हमें 4 प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी पूर्णांक के लिए हमें आउटपुट में वही पूर्णांक प्राप्त होगा। और यदि हम यहाँ पर अपूर्णांक अर्थात नॉन इंटीजर्स की बात करें, अर्थात उन मानों की बात करें जो इन पूर्णांकों के बीच आते हैं, मान लीजिए हम 0 और 1 के बीच का कोई मान लेते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? तो 0 और 1 के बीच के मानों के लिए हमें आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, क्योंकि इन सभी मानों से ठीक छोटा पूर्णांक 0 है। तो इस प्रकार इन सभी मानों के लिए हमें 0 प्राप्त होगा, सिर्फ 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पर हमें 1 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार 1 से 2 के बीच के मानों के लिए हमें क्या प्राप्त होगा? तो 1 से 2 के बीच के मानों के लिए हमें 1 प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक सीधी रेखा है, अर्थात इन सभी मानों के लिए हमें 1 प्राप्त होगा, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 पर हमें ये मान 2 मिलेगा। और इसी प्रकार 2 और 3 के बीच के मानों के लिए हमें आउटपुट में 2 प्राप्त होगा, 3 और 4 के बीच के मानों के लिए हमें आउटपुट में 3 प्राप्त होगा, 4 और 5 के बीच के मानों के लिए हमें आउटपुट में 4 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार आगे भी। और इस दिशा में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। -1 और 0 के बीच के मानों के लिए हमें -1 मिलेगा, क्योंकि -1 इन मानों से ठीक छोटा पूर्णांक है। उदाहरण के लिए यदि हम -1/2 के लिए आउटपुट देखेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा, क्योंकि -1 -1/2 से छोटा पूर्णांक है। तो इस प्रकार -1 और 0 के बीच हमें ये मान प्राप्त होगा, और इस दिशा में इसी प्रकार हमें ये मान प्राप्त होंगे। इस फलन का प्रांत अर्थात डोमेन R है सभी वास्तविक संख्याएं, अर्थात वो सभी इनपुट मान जो कि वास्तविक हैं, उन सभी मानों के लिए आपको एक आउटपुट प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर रेंज अर्थात परिसर R नहीं है। यहाँ पर परिसर सभी पूर्णांकों का समुच्चय है, अर्थात हमें यहाँ पर आउटपुट के रूप में सिर्फ पूर्णांक ही प्राप्त होंगे, इन पूर्णांकों के बीच का कोई मान नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये फलन का प्रांत और ये फलन का परिसर है। और यदि हम इस फलन के आकार की बात करें तो वो क्या है? देखने पर यह एक सीढ़ी की तरह लगता है जहां पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और शायद इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन अर्थात सीढ़ी फलन कहते हैं। इसको हम महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। अब आइए हम इस फलन के सांतत्य पर चर्चा करते हैं, अर्थात ये फलन किन बिंदुओं पर संतत है और किन बिंदुओं पर संतत नहीं है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यह सभी पूर्णांकों पर असंतत है। x बराबर 1 पर मान बदल जाता है, इसी प्रकार x बराबर 2 पर भी मान बदल जाता है, फिर यह मान एक समान रहता है और वापस से 3 पर यह मान बदल जाता है। तो इस प्रकार हम इस आलेख को देखकर कह सकते हैं कि यह फलन पूर्णांकों पर असंतत है और अन्य सभी जगह संतत है। कोई भी मान जो कि पूर्णांक नहीं है वो एक सुरक्षित मान है। हम इस मान के बाईं तरफ जाएं या फिर हम इस मान के दाईं तरफ जाएं, हमको एक समान आउटपुट मिलेगा। लेकिन ऐसा पूर्णांक मानों के साथ नहीं है। यह चित्रात्मक रूप से सांतत्य को समझने का एक तरीका है। आइए अब हम बीजगणितीय रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर दो स्थितियों की बात करते हैं, जिसमें से पहली स्थिति है
जब हमारा इनपुट एक इंटीजर नहीं है, अर्थात एक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ ऑफ x, जो कि बराबर होगा दाएं पक्ष की सीमा के, अर्थात लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ ऑफ x। और ये दोनों मान बराबर होंगे c के महत्तम पूर्णांक मान के, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। जरा इस पर विचार कीजिए। आप कोई भी ऐसा एक मान लीजिए जो एक पूर्णांक नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम मान लेते हैं 1.5। आइए हम 1.5 के समीप थोड़ा बाईं ओर चलते हैं। हमें क्या मिलेगा? शायद हमें 1.499 मिलेगा, या फिर 1.499999 मिलेगा। और इसी प्रकार यदि हम 1.5 के दाईं ओर जाएं और शायद हमें 1.5111 मिले। अर्थात आप कोई भी बिंदु लें जो कि पूर्णांक नहीं है, तो उस बिंदु के बाईं ओर और उस बिंदु के दाईं ओर हमेशा वो बिंदु होंगे जो कि पूर्णांक नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों मान हमेशा हमें एक समान आउटपुट देंगे। अर्थात 1.5 पर हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और 1.5 के बाईं ओर जाने पर भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और 1.5 के दाईं ओर जाने पर भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर ये तीनों मान बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनपुट पूर्णांक नहीं है, उस स्थिति में हमारा फलन संतत है। अब आइए हम दूसरी स्थिति की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारा इनपुट एक पूर्णांक है, अर्थात c पूर्णांकों के समुच्चय का एक मान है। अर्थात हम किसी पूर्णांक पर हैं और हम इसके बाएं पक्ष की सीमा उस पूर्णांक मान से कुछ कम पर ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए हम पूर्णांक 1 पर हैं, तो यहाँ पर इनपुट 1 है और आउटपुट भी 1 है। अब यदि हम इस मान के थोड़ा सा बाईं ओर जाते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। अर्थात अब हमारा इनपुट 1 से थोड़ा सा कम है, तो अब हमारा आउटपुट 1 नहीं बल्कि अब 0 है। और यदि हम इसके दाईं ओर जाते हैं, तो दाईं ओर जाना सुरक्षित है, अर्थात हमारा यहाँ पर आउटपुट 1 ही होगा। अर्थात किसी भी पूर्णांक पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा कभी एक समान नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष की सीमा होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ ऑफ x, जो कि बराबर है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, जहां h एक छोटा धनात्मक मान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। क्योंकि हम यहाँ पर c के बाईं ओर से आ रहे हैं, तो यदि यहाँ पर c एक पूर्णांक है, तो c से थोड़ा कम करने पर हमें यहाँ पर c में से एक कम मिलेगा, अर्थात ये बराबर होगा c माइनस 1 के। और यदि हम दाएं पक्ष की सीमा की बात करें, तो ये होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ ऑफ x, और ये बराबर होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h। इसका मतलब है यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, अर्थात हमें अभी भी मान c के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दाएं पक्ष की सीमा है c और बाएं पक्ष की सीमा है c माइनस 1। और यहाँ x बराबर c पर फलन का मान भी c होगा, लेकिन वो यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों सीमाओं का मान एक समान नहीं है, जिसका मतलब है कि यह फलन सभी पूर्णांकों के लिए असंतत है। अब आइए हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फलन है एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के, और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अर्थात हमें यहाँ पर वही सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर फलन दूसरा है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष की सीमा x बराबर c पर होगी, जहाँ c एक पूर्णांक है। क्योंकि हम इस फलन को पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर c को पूर्णांक ले रहे हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष की सीमा है लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस एफ ऑफ x, और दाएं पक्ष की सीमा है लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ ऑफ x, और x बराबर c पर फलन का मान है f ऑफ c। तो आइए हम इन तीनों का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा बराबर होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि फलन है। अब यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर c माइनस h लेते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। क्योंकि हम बाईं ओर से आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर c माइनस h ले रहे हैं। यहाँ पर h एक बहुत छोटा धनात्मक मान है, ये यहाँ पर ज्यादा कुछ परिवर्तित नहीं करेगा, लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर चिन्ह के अंदर बहुत कुछ परिवर्तित होगा। तो हमें यहाँ पर c माइनस h मिलेगा c के बराबर, और
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h मिलेगा c से एक कम अर्थात c माइनस एक के बराबर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा c माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एक। तो c और c निरस्त हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा एक। तो इस प्रकार बाएं पक्ष की सीमा है एक के बराबर। अब देखते हैं दाएं पक्ष की सीमा किसके बराबर है। तो ये बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि बराबर होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h। हमने यहाँ पर x के स्थान पर c प्लस h लिया है क्योंकि हम दाईं ओर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा c माइनस, और यहाँ पर हम प्लस h ले रहे हैं इसलिए ये सुरक्षित है, तो इसका मान भी हो जाएगा c। तो c माइनस c हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब है कि हम दाईं ओर से 0 की ओर अग्रसर हैं। अब आइए देखते हैं कि x बराबर c पर फलन का मान क्या होगा। तो ये बराबर होगा c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c के। तो ये बराबर हो जाएगा c माइनस c के। तो ये बराबर होगा 0 के, अर्थात x बराबर c पर फलन का मान है 0। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों मान अलग अलग हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। वैसे हम इस फलन को आंशिक भाग फलन अर्थात फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। ये भी एक विशेष प्रकार का फलन है, जैसे कि महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और इसका आलेख कुछ इस प्रकार होता है। हम यहाँ पर सभी पूर्णांकों पर सातत्य की जांच कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम एक की बात करें तो हम यहाँ बाईं ओर से देखें तो हम एक की ओर अग्रसर हैं, और यदि हम दाईं ओर से देखें तो हम 0 की ओर अग्रसर हैं। तो इस प्रकार बाएं पक्ष की सीमा है 1 और दाएं पक्ष की सीमा है 0, और इस एक पर फलन का मान भी 0 है। और ऐसा ही सभी पूर्णांकों के साथ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ सभी पूर्णांकों पर यह फलन असंतत है।